जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट का प्राचीन इतिहास से देखते हैं संगम युग। संगम युग जो कि 20वां अध्याय होगा। तो दोस्तों ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे ही संगम साहित्य कहते हैं। यानी कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसको ही हम क्या संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी। तो संगम शब्द का क्या अर्थ होता है? परिषद अथवा गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करवाता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम का आयोजन किया गया था। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य भी कहा गया। संगम साहित्य के संग्रह दोस्तों लगभग 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। तो संगम साहित्य का संग्रह कब से कब तक? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी कुल 600 साल तक जो है संग्रह किया गया है, जिसमें तमिल द्वारा विविध जो है यह सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक है पुथु पातु, इथु थोके और पादिनेन किल कनकु। तो उपलब्ध जो है संगम साहित्य का विभाजन कितने भाग में? 3 भाग में किया गया। 3 भाग कौन सा है दोस्तों? पुथु पातु, इथु थोके, पादिनेन किल कन्नक्कु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तो दोस्तों कुराल जो है जो कि तमिल साहित्य है, इसकी रचना किसने किया था? तो तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया था। और इसके विषय जो है त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों संगम जो है प्रथम संगम जो है यह कब हुआ था? 4440 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम संगम जो है प्रथम संगम कहाँ? तो मदुरा में हुआ था, जो कि अब समुद्र में विलीन हो चुका है। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों प्रथम संगम का आयोजन किया गया था? तो अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें जो है अक्टियम, परिपदाल और मधुनारे, मुदुकुरुकुल तथा कलारी आविरे कोई भी इसमें जो है उपलब्ध भी नहीं है, इसकी रचना की गई थी। दूसरा संगम दोस्तों 3700 जो है वर्ष पूर्व, 3700 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था। यह भी दोस्तों वर्तमान समुद्र में विलीन हो चुका है। दूसरा संगम की जो अध्यक्षता भी अगस्त ने ही किया, यानी प्रथम संगम द्वितीय संगम दोनों की अध्यक्षता अगस्त के द्वारा ही किया गया था। द्वितीय संगम में तोल्काप्पियम जो कि तमिल व्याकरण जिसके रचनाकार तोल्काप्पियम है, इसकी जो है प्रमुख ग्रंथ जो है इसकी रचना की गई थी। तीसरा संगम मदुरा में हुआ था, 1850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह जो नकीरर की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें नेदुन थोके, कुरुन थोके, नत्री नई और एनकुरु, भूरु और परिपादल, कुथुवरी और पेरिस से तथा सत्री से आदि की जो है रचना की गई थी। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम का नाम जो है का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत जिसे नायनार कहा गया है और तिरुनावुक रस्सु जिसे अप्पार कहा गया, इन्होंने किया था। तो संगम नाम का प्रयोग सबसे पहले 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नायनार और तिरुनावुक रस्सु अप्पार ने किया था। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगोकृत। इनमें पायलों के गीत है। यह एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है। तो शिल्पाधिकारम जिसकी रचना इलांगो द्वारा किया गया था, इसमें दोस्तों सर्ग की संख्या कुल 30 है, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध भी किया गया। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है।
अब दोस्तों मदुरा के बौद्ध धर्मावली मन के मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार ने मणि मेकले की रचना की। तो दोस्तों मणि मेकले की रचना किसने किया? शीतले सतनार ने। और इसमें भी कुल 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले जिसको कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ यानी 5वीं शताब्दी कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। किस पर? तो न्याय प्रवेश पर। जीवक चिंतामणि संगम के बाद बहुत बाद की रचना है। तो दोस्तों जीवक जो है चिंतामणि यह संगम काल की बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। तो जीवक चिंतामणि की रचना कौन? तो तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतकर देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। तोलकापियम तमिल व्याकरण। तो तोलकापियम क्या है दोस्तों? एक तमिल व्याकरण। 5वीं शताब्दी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई, जिसमें तिरुवल्लुवार के तिरुकुल सबसे प्रसिद्ध। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है दोस्तों। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतार रम है। तो इरामावतारम की रचना कौन? तो कंबन के द्वारा किया गया था। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया दोस्तों। कितने श्रेणी में? तो संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक है अकम और दूसरा है पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम का जो है विषय है युद्ध। तो अकम क्या है? प्रेम प्रसंग है, और पुरम जो है काव्यों का जो है विषय इसमें युद्ध में पुरम का। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्यों का विवरण प्राप्त होता है। तो चोल, चेर और पांड्यों का विवरण हमें किसमें प्राप्त होता है दोस्तों? यह संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है, जो कि तमिल प्रदेश के ये 3 राज्य थे। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। दोस्तों संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण पेल्लारू नदियों के बीच स्थित था, जिसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। क्या था सबसे प्रतापी राजा? करिकाल। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था दोस्तों। पोहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया था दोस्तों। साथ ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। पेरुनानु नुपादे में करिकाल के संगीत के सप्त स्वर की विशेषता भी बताई गई है। संगम युग का दूसरा राज चेरो का था। संगम युग का दूसरा राज किसका था? चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा थे। उदयराल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजीरल आदन हो जाएगा जो 155 ईस्वी हो जाएगा काल था इसका, और सेन गुटवन जो कि 180 ईस्वी का था। सेन गुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण किया था दोस्तों। तो सेन गुटवन ने कौन सी उपाधि? अधिराज का ग्रहण किया था। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित भी किया था। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था। तो संगम युग का तीसरा राज किसका हो जाएगा दोस्तों? पांड्यों का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी मदुरा हुआ करता था। मदुरा। पांड्य राजाओं में नेडुन जेलियन जो कि लगभग 210 ईस्वी था सबसे शक्तिशाली था। तो पांड्य राजा में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेंडू जेलियन। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा गया। तो संगम युग में मंत्री को क्या कहा गया है? अमाईचान या अमाईचार। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा गया। तो नालवे क्या था? तो राजधानी में जो राजसभा होता था उसको नालवे कहा गया। यह राजाओं के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान
न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। मनरम चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। तो संगम काल में कि जो पांडु काल था उसमें चोरी और व्यभिचार के लिए अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर जो है नगद और अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग हुआ करता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी भी वसूला जाता था। सेना जो है दोस्तों चतुरंगनी होती थी। तो सेना चतुरंगनी होती थी। इसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगारा और शंख बजा करके नगारा और शंख बजा करके सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध में यानी कि युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने का भी प्रथा था। राजा अपने आवास की रक्षा करने के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। तो यानी कि शस्त्र से सज्जित महिलाओं को जो है तैनात किया करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों जल घड़ी का प्रयोग संगम समय में देखिए संगम काल में समय को जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों के उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूड़ा भी पीते थे। दोस्तों ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। यानी कि संगम काल में सबसे जो मुख्य जो माना जाता था ब्राह्मण को, उसके बाद बेल्लार वर्ग, जिसका मुख्य जो है पेशा कृषि फॉर्म हुआ करता था। फिर जो है संगम साहित्य में व्यापारिक वर्ग का था, जिसे बैनिगर कहा जाता था। बैनिगर। अब है दोस्तों संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग था, जिसे पुलयन था। यह दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी या पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। उसके बाद एनियर था, जो शिकारियों की एक जाति थी। फिर मलवर हो जाएगा, जो लूटपाट करने वाली जाति हुआ करता था। संगम साहित्य में दोस्तों दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। दास प्रथा जो है इसके अस्तित्व का प्रमाण संगम साहित्य में नहीं मिलता। तोल्काप्पियम जो है नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के कुल 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच, इस प्रकार कुल 8 प्रकार हो जाएगा दोस्तों हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह, जिसका उल्लेख किया गया। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीने कहा जाता था। पंचतीने यानी प्रणय विवाह। एक पक्षीय प्रणय को केकिने व अनुचित प्रणय को पेरुंदिने कहा गया। पेरुंदिने। संगम काल में चावल मुख्यतः खाद्य पदार्थ हुआ करता था। मुख्य रूप से खाने का जो था चावल था। इसमें इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्य भी तैयार किया जाता था। दोस्तों नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करता था। संगम साहित्य में इसे पानर या विडेलियर कहा गया। तमिल साहित्य में मचेलियर या ओवेयर जैसी कवित्रियों की भी चर्चा की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। तो संगम काल की स्त्रियां सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। दोस्तों संगम काल में जो है लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। कौवा को जो है शुभ पक्षी मानते थे। कौन से काल में? संगम काल में, जो कि अतिथियों के आगमन का सूचना देता था। यानी कि संगम काल में कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे। कौवे जो है नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। दोस्तों नाविकों को सही दिशा का बोध भी कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले भी जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। जहाँ समाधि हुआ करता था वहाँ पत्थर गाड़ने की जो प्रथा था, इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रशस्तर भी कहा गया। वीर प्रशस्तर, इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार और उनके प्रमुख को बैलीर कहा जाता था। तो संगम काल में किसान को क्या कहा जाता था?
बेल्लार और उनके प्रमुख को वैलीर कहा जाता है, वैलीर। संगम साहित्य से दोस्तों पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी और इसे कड़ी सीवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज में कोकई, साली, यूर और चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। बंदर कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। संगम काल में कोकई जो है मोती जो है खोजने का प्रमुख पतन हुआ करता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों, यह अरिकमेडु हो जाएगा। अरिकमेडु क्या था? तो चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पैडोक कहा गया। तो पेरिप्लस में अरिकमेडु को क्या कहा गया है? पैडोक। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसून हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि भी खोजा था। तो संगम काल में ही मिस्र का एक नाविक था हिप्पोलस। इन्होंने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजा था। तमिल देश के प्राचीन देवता मुरुगन था। तो तमिल देश का प्राचीन देवता क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरुगन, जो कालांतर में उसका नाम सुब्रहण्य हो गया। सुब्रहण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र भी माना गया दोस्तों। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तो स्कंद का एक नाम क्या है? कुमार भी है। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ होता है, जो कि तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का भी अर्थ ही होता है। मुरुगन का प्रतीक दोस्तों मुर्गा को माना गया। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा को माना गया है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा जो है खेलकूद करना जो अत्यधिक प्रिय है और उसका वस्त्र बर्छा हुआ करता था। बर्छा। कुरवश नामक एक पर्वतीय जनजाति के स्त्रियों को मुरुगन की पत्नियों भी माना गया। तो कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन का पत्नियों के रूप में भी माना गया दोस्तों। वर्ण का अगर हम बात करें तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। यानी कि वर्ण का जो सामाजिक वर्गीकरण है दोस्तों, यह संगम कवियों को इसका ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा गया। क्या कहा गया इसको? अनकु। तो अनकु जो था, जो संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्ति में जो विश्वास रखता था, उसको अनकु कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों संगम साहित्य का संगम युग का जो चैप्टर है 20वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।